नमस्कार छात्रों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका। सबसे पहले हम इसको इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह का प्रश्न हमसे छूटने न पाए। ठीक है, इसके लिए मैंने इसमें सबसे पहले पढ़ना क्या प्रारंभ करेंगे, मैंने ये आपको एक तरह से पीडीएफ के रूप में बना लिया है कि इस अध्याय में हम जो है क्या क्या चीज़ें जानेंगे। सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि प्रस्तावना का उद्भव कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अगली टॉपिक हमारी होगी प्रस्तावना की मूल सिद्धांत क्या क्या हैं या मूल तत्व क्या क्या हैं। ठीक है, उसमें मूल तत्व कौन कौन से हैं जिसे मिलकर प्रस्तावना हमारी बनती है, मजबूत बनती है। प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख शब्द जो आपको दिखने को मिलेंगे या उनके जो वाक्यांश देखने को मिलेंगे, उन वाक्यांशों का हम अर्थ समझेंगे। उस अगली बात हम जानेंगे उसके बाद कि प्रस्तावना से संबंधित जो प्रमुख वाद हैं, जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे केशवानंद भारती केस आपको मिलेगा, है ना, बेरुवारी केस मिलेगा, सब बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना के संदर्भ में कहे गए प्रमुख जो राजनीतिज्ञ हैं उनके वक्तव्य क्या क्या हैं, किसने क्या प्रस्तावना को किस रूप में परिभाषित किया है, इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इससे भी कभी कभी प्रश्न आता है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना में किए गए प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और प्रस्तावना का फिर हमारे लिए महत्व क्या बनता है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भारत की जो उद्देशिका है, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग, भारत, इसको याद करना भी जरूरी है, कभी कभी परीक्षाओं में इसका क्रम पूछ देता है। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये याद करने वाला भी विषय है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में सीधा का सीधा प्रश्न आता है कि इसका क्रम अभी आपको दे देगा कि आप इसको क्रम से लिखिए या क्रम पर सही ट्रिक लगाइए। ठीक है, तो आइए हम सब शुरू करते हैं। हम भारत के लोग, ये शब्द जो दिया गया है हम भारत के लोग, अभी हम इसका एक एक शब्द में विश्लेषण करेंगे कि ये किसके लिए है। ये भारत की जनता के लिए है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पूरी तरह से वो संप्रभुता किसमें शामिल होगी, भारत के लोगों में ही शामिल होगी। समाजवादी अर्थ अभी हम एक एक शब्द का करेंगे, फिर भी आप जान लीजिए कि समाजवादी का मतलब होता है जो एक तरह से सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर सबकी समानता की बात करता हो, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से, उसे कहते हैं समाजवादी। क्योंकि अगर इसी में अगर हम बात कर देंगे साम्यवादी, तो साम्यवादी भी यही चाहता है, लेकिन वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं बल्कि क्रांति को बल देता है। ठीक है, आगे आता है पंथ निरपेक्ष। ये अवधारणा भी धर्मनिरपेक्ष से थोड़ी बड़ी अवधारणा है, इसको भी समझेंगे हम। लोकतंत्रात्मक का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। गणराज्य का मतलब होता है कि जिसका राज्य का मुखिया वंशानुगत न हो, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पूछता है कि कितने प्रकार की न्याय है, तो आप देख लीजिए 3 प्रकार की न्याय आपको दिख गया। विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दिख गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की आपकी समता की बात किया है, यहाँ 2 प्रकार की आपको समता दिख गई। यही से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दे देता है। उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, है ना, शुक्ल सप्तमी जो होती है वो 7वें तारीख को बताता है ये। ठीक है, ये जो है जब राजा विक्रमादित्य द्वारा जो चलाई गई है, क्या ये संवत, जो कि आपको ईस्वी से 57 वर्ष आगे मिलेगी, आपको 57 वर्ष, कितना वर्ष, 57 वर्ष की जो है आगे ये मिलेगा कि ये
किस तरह से चल रहा है, ठीक है। यानी जो ये एक तरह से जो मिति मार्ग आप मार्ग शीर्ष सप्तमी देख रहे हैं, ये अगहन को कहा गया है। अगर आप देखेंगे इसको तो ये अगहन है, हिंदी कैलेंडर में देखेंगे तो, है ना। अगहन आपका 9वां महीना पड़ता है ना, 9वां महीना पड़ता है। जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, है ना, इस तरह से, है ना, अगहन। तो ये आपका जो पड़ता है ये 9वां महीना पड़ता है, ठीक है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार लिखा गया है और आपका तारीख आप देख ही रहे हैं 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तावना की उद्देशिका की जो है इतिहास क्या क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फिर ये जो है प्रस्तावना का इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, आप जानते हैं कि ये बैठक होती है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। ये 2-2 दिन के अंतर पे सब है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को होती है और यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, चूंकि ये उस संविधान सभा के वयोवृद्ध नेता होते हैं, इसलिए इन्हें उसका अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक उसी के 2 दिन बाद 9-2-11 तारीख को आपको दिखेंगे कि 11 दिसंबर को 1946 को क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और 13 दिसंबर को क्या होता है 1946 को पंडित नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और इसे जो है आगे चल करके अगर तारीख देखें तो 22 जनवरी 1947 को, कब, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है। लिखा है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। ठीक, कब अपनाया गया तो 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया जाता है। कब, डेट एक बार आप क्रम से अगर याद करना चाहेंगे तो आराम से याद हो जाएगा कि 9 दिसंबर 1946 को होती है बैठक, शुरुआती बैठक, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं उसके अस्थायी अध्यक्ष। 2 दिन बाद 11 तारीख, 2 दिन बाद 13 तारीख और उद्देश्य प्रस्ताव उसी दिन प्रस्तुत होता है। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया, स्वीकार कर लिया। चूंकि जानते हैं कि 9 दिसंबर 46 से 23 दिसंबर 46 तक क्या होता है, 9 दिसंबर से आप ऊपर चाहें तो लिख सकते हैं 23 तक, 9 से 23 तक पर प्रथम बैठक का यही जो है कार्यकाल पूरा रहता है। 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक 46 तक ये काम चलता रहता है, ठीक है। प्रथम बैठक होती है तो इसमें ये काम होता है। आगे क्या होता है, दूसरी पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया। अब ये प्रस्तावना की बात कर रहा है, न कि उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया गया यहाँ पर, लेकिन अब वही प्रस्तावना बनती है जब तो उसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 जब हमारा जो है संविधान बन करके तैयार होता है, लागू होता है, तो उसी दिन इसे जो है ये प्रभावी हो जाती है, ये उसी दिन से, ठीक है। संविधान दिवस के रूप में आप देखते हैं 26 नवंबर को मनाया जाता है, 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से प्रभावी कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। अब बात रहती है कि ये कहाँ से ये चीज़ आई कहाँ से, तो आई ये जो है भारतीय प्रस्तावना जो आई है वो अमेरिकी संविधान से आई है, जिसे दुनिया का प्रथम लिखित संविधान भी कहा जाता है। अमेरिका के संविधान को कि यहाँ का संविधान दुनिया का प्रथम लिखित संविधान है, ये वहीं से आई है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ये जो भाषा दी गई है, ये भाषा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से ली गई है? एक तरह से ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम प्रभावित होकर ये लिए हैं। तो आपने इसका एक तरह से आपने उद्भव देखा कि किस तरह से नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल करके प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में परिणित हो जाता है। ठीक, आगे देखिए क्या होता है। अब प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं? तत्व इसके आपको ये देखना है। तत्व का मतलब जैसे कोई चीज़ अगर आप बनाते हैं, जैसे एक घर को बनाते हैं तो आपको इसमें ईंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट बालू की ज़रूरत होती है, तब जाके वो घर बनता है। उसी तत्व से हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। उसी तरह प्रस्तावना में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे मिल करके ये आपकी प्रस्तावना बनी है। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले आप देखिए, तत्व के रूप में अगर देखा जाए तो संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब है कि जैसे कि कोई राष्ट्र अगर है तो इसके सभी फैसले, चाहे वो आंतरिक फैसले हों चाहे वो बाह्य फैसले हों। अब आंतरिक फैसलों से मतलब हो गया कि अगर आपके भारत भूमि के अंदर किसी की राज्य की सीमाओं को घटाना बढ़ाना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, ये सारे काम जो किया जाएगा वो भारत सरकार करेगी, यानी एक तरह से भारत की जनता करेगी। ये पूरी शक्ति किसमें है? भारत की जनता में है, न कि कोई बाहरी शक्ति। और बाह्य शक्ति से मतलब हो गया कि भारत का संबंध अन्य देशों से किस तरह से होगा, यानी विदेश नीति कैसी बनेगी, ये भी भारत की सरकार ही तय करेगी, न कि हमारे किसी पड़ोसी राष्ट्र द्वारा हम किसी तरह से जोर जबरदस्ती या दबाव में आकर के हम अपने विदेश नीति को बनाएं। यानी संप्रभुता का मतलब हो गया कि स्वतंत्र भारत है और किसी बाहरी शक्ति का अधीन ये नहीं है। हम किसी शक्ति के अधीन रह करके काम नहीं कर सकते हैं, हम पूरी तरह से फ्री हैं। जिस तरह से हमारे शरीर पर, हम अपने शरीर पर संप्रभु, हम चाहते हैं ये हाथ उठाना है तो ये हाथ उठता है, हम चाहते हैं नीचे रखना है तो नीचे रखता है, आंखें बंद करना चाहते हैं तो बंद होती। इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से अपने शरीर पर क्या हैं? खुद के शरीर पर हम एक तरह से संप्रभु हैं। जैसा आदेश हम देते हैं हमारे अंग ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संप्रभु कि हम किसी राष्ट्र के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता में निहित है, क्योंकि लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब ही हो गया कि ये जो स्रोत है, जो रिसोर्सेज हैं इस प्रस्तावना की, वो कहाँ से आते हैं? संविधान के स्रोत कहाँ से आते हैं? तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि भारत की जनता से आते हैं। आगे आता है इसमें समाजवादी। आगे क्या आता है इसमें? समाजवादी। समाजवादी का मतलब ही हो गया कि समाज के आर्थिक और सामाजिक, दो चीज मैंने पहले बताया, समानता स्थापित करने की बात की जाए। हाँ, ये बात जानने वाली चीज है कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पहले ये शब्द नहीं था। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में, इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि भारतीय संविधान की जो आप प्रस्तावना है, यानी आपकी जो उद्देशिका है, उसमें आपने धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग न करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि जो पंथ निरपेक्ष की अवधारणा है, थोड़ी ये अवधारणा बड़ी अवधारणा है। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष से एक बड़ी अवधारणा। कैसे बड़ी अवधारणा है? कि क्योंकि धर्म का मतलब हो गया कि जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, ये सब करते हैं, बौद्ध, इन धर्मों की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं धर्म के अंदर कई सारी विचारधाराएं काम करती है। अभी हम इस पर चर्चा और गहराई से करेंगे। ठीक है, तो उन विचारों को भी ये कवर करता है पंथ निरपेक्ष। हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम किसी भी धर्म का जो है समान सम्मान करते हैं, और राज्य का हमारा कोई धर्म नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु हमारा राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। ये भी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। एक शब्द और है, अखंडता भी जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब आप जानते हैं कि शासन जनता के हाथ में है और चुनाव के माध्यम से ये सरकार क्या होगी? चुनी जाएगी। लोकतंत्र का आप परिभाषा अब्राहम लिंकन का पढ़े ही होंगे कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के मध्य से ही कोई चुन के आता है, उसी को कहते हैं लोकतंत्र। अब एक शब्द आता है गणराज्य। ठीक है, ये भी हम समझेंगे अच्छे से कि ये जो है लोकतंत्र, गणतंत्र। अब यही समझ लीजिए, गणतंत्र का मतलब हो गया कि इसमें जो शासक बनेगा, जो हमारा राष्ट्र का मुखिया होगा, जैसे हमारा राष्ट्र का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारा जो है किसी वंश के आधार पर नहीं चुना जाता है, बल्कि उसको आप जानते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से उसका चुनाव होता है। आर्टिकल 52 में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्राध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, आप जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ में राष्ट्र की जो विधानसभाएं हैं
उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका तो चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है, कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा। अब प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रस्तावना का उद्देश्य मुख्य रूप से हमें न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। न्याय का मतलब कितने प्रकार के न्याय है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी हम किसी के साथ समाज में ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा ये सब भावना नहीं रखेंगे, हम उसके साथ ये इस आधार पर अन्याय नहीं होने देंगे। आर्थिक न्याय का मतलब क्या हो गया कि अमीरी गरीबी का जो खाई है उसको हम बहुत अधिक नहीं बढ़ने देंगे, हम उसको एक सीमित दायरे तक रखने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक न्याय का मतलब आप जानते ही हैं कि आपके पास एक तरह से वोट देने का अधिकार, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब राजनीतिक अधिकार हैं, ये भी हमें न्याय देना चाहिए। ये प्रस्तावना का ही ये भी उद्देश्य है। आज स्वतंत्रता की बात हो गई, लिबर्टी की बात करें तो हमारी जो है विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 1, 2, 3, 4 और 5 है ना, 5 प्रकार की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, ठीक। इस तरह से आप देखेंगे कि स्वतंत्रता की बात हो गई। समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, एक व्यक्ति, हर व्यक्ति की उतनी ही प्रतिष्ठा, उतनी ही इज्जत होती, नहीं कहते हमारी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो हर व्यक्ति की वो समानता होती है, चाहे वो एक गांव का कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सबकी प्रतिष्ठा और समान ही होती है। अवसर यानी चांसेज, यानी एक व्यक्ति के लिए कोई काम करने के लिए अगर एक चांस दिया जाता है तो अगले व्यक्ति को भी उतना ही चांस दिया जाएगा, उनके लिए विशेष अधिकार कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। बंधुत्व की बात करता है तो राष्ट्रीय एकता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने, इसके लिए भी इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रस्तावना के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य शब्दों के अर्थ क्या क्या हैं, ठीक है। इन शब्दों के आइए हम अर्थ देखते हैं। ये कीड़े अगर इस पर टच होते हैं तो ये कुछ ना कुछ इस पर ये बन जाता है, ये सब लिख जाता है स्वतः, ठीक। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना में मुख्य शब्दों के जो अर्थ हैं। जैसे हम भारत के लोग, ये किसके लिए कहा गया है? ये किया गया है भारत की जनता के लिए। लिखा भी है, इसका तात्पर्य है कि भारत एक क्या है भैया, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। यानी संप्रभुता किस में हासिल है? तो भारत की जनता में हासिल है। भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वे संविधान का अधिकार है, अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को क्या है भैया, समर्पित है। ये जनता के लिए ही बनाया गया है, हम भारत के लोग, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। अब देखिए संप्रभुता की बात करें, मैंने बता ही दिया था कि इस शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न किसी देश की डोमिनियन का मतलब होता है कि कुछ स्वतंत्रता देते हैं, कुछ तरह से वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। जैसे जब हमारी आज़ादी की बात हो रही थी तो कुछ लोग जो है संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा मांग रहे थे कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, कुछ लोग डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि जैसे गवर्नर, वहाँ जो गवर्न करने की शक्ति है वो ब्रिटेन के महारानी के से होती रही और यहाँ के प्रशासनिक तंत्र चलता रहे, लेकिन मुख्य हम उनके अधीन ही रहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, मैंने बताया ना कि इसके ऊपर कोई शक्ति होती है जो उनको कंट्रोल करती है डोमिनियन में, लेकिन यहाँ कहते हैं कि इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और वह अपने आंतरिक और बाह्य फैसले, आंतरिक और बाह्य फैसले मैंने बता दिया कि क्या है, निस्तारण करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। समाजवादी का मतलब होगा, समाजवादी शब्द का आशय है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि सार्वजनिक स्वामित्व के नियंत्रण के साथ वितरण के समतुल्य सामंजस्य हो। अगर आप साम्यवादी देख लेंगे तो इसी का जो है रूप बदल जाएगा। ये जो देख रहे हैं कि स्वामित्व और इसमें होता है, नियंत्रण होता है, स्वामित्व भी होता है, कुछ सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन ये क्या करती है, ये पूर्ण तरह से वर्गहीन समाज की व्याख्या करती है। कैसा समाज हो भैया? वर्गहीन समाज हो। और ये क्रांति के माध्यम से जो चाहती है कि हर चीज़ प्राप्ति, हमको क्रांति कराना चाहती है, ठीक है। लेकिन ये क्रांति से नहीं, ये लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें प्राप्त करना चाहती है। ये साम्यवादी और समाजवादी में ये अंतर है, थोड़ा आप ये भी जाने रखिए। उसके बाद देखिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब हमने बता दिया कि पंथ निरपेक्ष जो होता भी आके समझते हैं इसमें और डिटेल में कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या है, क्योंकि ये चीज़ें जब आती हैं तो काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों पंथ निरपेक्ष कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष क्यों दे दिया है।
आगे देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख तो नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना चाहते थे, इसलिए इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, 25, 26, 27, 28, आप जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म के समान हैं और इन्हें सरकार समान समर्थन प्राप्त करती है। एक तरह से ये देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष जो है सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब हो गया कि लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया। इसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। किस कैसे कैसे लोकतंत्र को, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी। वयस्क मताधिकार, आप जानते हैं कि ये वयस्क मताधिकार पहले जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ, लेकिन 1989 में लागू हुआ। और इसमें किया क्या गया, इसमें किया गया कि जो वोट देने की उम्र थी वो वो पहले हुआ करती थी 21 साल, इसे घटा करके कर दिया गया 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष जो व्यक्ति हो जाएगा वो वयस्क मताधिकार उसको प्राप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति का एक वोट एक मूल्य होता है। ठीक है, चाहे वो एक राजा हो चाहे वो एक रंक हो। आगे देखिए, सामाजिक जुड़ाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के रूप में हैं। अब देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वंशानुगत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया है। कैसे, कहीं कहीं होता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा भारत है, लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य भी है, और कहीं कहीं वंशानुगत लोकतंत्र होता है, जैसे ब्रिटेन में है ना। इस तरह से भारत ने क्या अपनाया है, भारत ने इसको प्राथमिकता दी है। किसको, लोकतांत्रिक गणतंत्र को प्राथमिकता दी है। ठीक है। आगे देखिए, गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। आप देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये चुनकर के आता है, चाहे वो प्रत्यक्ष चाहे वो अप्रत्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो हम अप्रत्यक्ष ही करते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या है, पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में चली जाती है। दूसरी यह कि किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अनुपस्थित होते हैं, इसलिए सार्वजनिक कार्यालय वगैरह किसी भेदभाव के नागरिकों के लिए खुला रहता है। ठीक है, इनके लिए ये बातें खुली रहती हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता कैसी है, यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। आप इसमें देखेंगे तो स्वतंत्रता भी दो प्रकार की होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे। ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि सीधे सीधे आपको कहाँ रहना भैया, मर्यादा में रह करके, मर्यादा में रह कर अपने अधिकार का उपयोग करना है ना। अब ये नहीं कि आप मर्यादा लांघ जाते हैं, क्योंकि आपको कहाँ रहना है, संविधान की सीमाओं में रहना है। जो संविधान आपका है, संविधान की सीमा में रहकर, संविधान की सीमा में रहकर जब आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है स्वतंत्रता। ठीक है। स्वच्छंदता स्वतंत्रता में अंतर है, आप यहाँ स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, न्याय, न्याय कैसी है, तो न्याय आप देख रहे हैं कि न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, जिसे तीन विभिन्न रूपों में देखा, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय मानव समाज के बीच जाति वर्ण इस आधार पर भेदभाव न माना जाए, प्रत्येक नागरिक के उन्नति के लिए समुचित अवसर और सुलभ हो प्रदान किया जाए। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा केवल कुछ हाथों में केंद्रीकृत न हो सके, यानी केवल कुछ लोग धनी का धनी बनते चले जाएं, कुछ लोग गरीब का गरीब बनते चले जाएं, ऐसा न होने पाए। इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय।
आगे है कि राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा भारत सरकार तक पहुंचने का अधिकार हो। वो चाहे आप चुनाव लड़ने की बात करें, चाहे आप चुनाव में वोट देने की बात करें, ये आपके हो गए राजनीतिक अधिकार। समता की बात करते हैं तो समता जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है, अवसर की समता की बात करता है और साथ में संविधान में स्थित नागरिक की स्थिति अवसर की समता प्रदान करती है। इसका अभिप्राय है कि समाज किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति के बिना किसी के भेदभाव आप कर सकते हैं। साथ में आपका प्रतिष्ठा भी लिख लीजिए आप, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। बंधुत्व की बात अगर आए तो भाईचारे की भावना प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व दो बातों को सुनिश्चित करता है, पहला व्यक्ति के सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात करता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके प्रमुख वाद कौन कौन से हैं, जैसे बेरुबारीवाद 1960। तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा इसके लिए। चलिए अब हम देखते हैं बेरुबारी केस में क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए इसमें जो है जब ये केस किस लिए है तो इसमें प्रस्तावना से के संबंध में क्या चर्चा होती है। सबसे पहले इसमें कहा गया कि ये संविधान का हिस्सा है ही नहीं प्रस्तावना। कहा गया कि जो ये बेरुबारी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें केवल उद्देश्यों और भावनाओं को व्यक्त किया गया है। किस केस में कहा गया ये बात? इस केस में कहा गया कि इसमें केवल जो है इसके उद्देश्य और भावनाओं को व्यक्त किया गया है। कहा गया कि ये जो है बेरुबारी केस क्या थी कि जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, संभवतः इस समय आप देखेंगे आसाम में पड़ेगा, ये जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके विभाजन हो रहा था जब भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसमें कुछ हिस्से भारत सरकार को देने थे उसको और कुछ हिस्से उनसे लेने थे। उस संबंध में ये हुआ कि क्या आप ऐसा भारत सरकार कर सकती है कि भारत के संविधान अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। क्या आप बिना 368 का प्रयोग किए हुए क्या भारत के संविधान से यानी भारत के हिस्से से कुछ हिस्से आप पाकिस्तान को दे सकते हैं या ले सकते हैं? तो इस संबंध में विवाद खड़ा हुआ। विवाद हुआ तो हुआ क्या कि आर्टिकल जो प्रयोग किया गया इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा एक आर्टिकल का प्रयोग किया गया, वो आर्टिकल है 143 में कहा गया कि क्या जो है संविधान में 368 यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रयोग किए बिना क्या भारत सरकार कोई हिस्सा अपने हिस्से से किसी अन्य राष्ट्र को दे सकती है? तो इस तरह से ये जो आर्टिकल 143 का प्रयोग करके पूछा किसने? प्रेसिडेंट ने पूछा, राष्ट्रपति ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, बिना 368 के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग किए बिना ये चीज़ें नहीं दे सकती है। तो इस तरह से कहा गया कि आप इस केस में मूलतः हुआ क्या कि इस केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो न्यायालय है वो एक तरह से खुद के ही फैसले पर क्या करता है, अपने ही फैसले पर रिव्यू देख सकता है, समीक्षा कर सकता है। आप अगर पढ़ेंगे आर्टिकल 137 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 137 में यही बात कही गई है कि खुद के फैसले पर ये समीक्षा कर सकता है। आगे आप 137 का प्रयोग इसमें किया है क्योंकि अभी ये कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं, अभी इसमें ये कह रहा है। देखिए आप क्या क्या है इसमें समझ लीजिए। 8 न्यायाधीशों की पीठ भारत पाक समझौते के मामले पर विचार किया। पीठ ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इस वाले केस में बेरुबारी केस में कहा कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है इसका हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह निर्माताओं की क्या है, दिमाग की एक तरह से कुंजी है, यानी हमने जो लिखा शुरू में कि यह केवल उद्देश्य है और उनकी भावनाएं हैं इसमें दिखती हैं।
कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। ये एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि इसमें संशोधन आप कर दीजिएंगे, कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हिस्सा ही नहीं है तो संशोधन की जरूरत क्या है। आगे देखिए क्या है, अब आता है केशवानंद भारती केस। ये सबसे बड़ी केस आज तक की है, क्योंकि इसमें 13 जजों की जो है पीठ बैठी थी इस फैसले को देने के लिए, ठीक है, और 7-6 से फैसला आता है। प्रस्तावना के संविधान का हिस्सा बताया, कहा कि प्रस्तावना क्या है भैया, संविधान का हिस्सा है, क्योंकि उसमें जो मूल शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ये सब प्रस्तावना के जो शब्द हैं ये संविधान के ही शब्द हैं, कहीं अलग से ये नहीं लिए गए हैं। और अपने ही इस फैसले का आर्टिकल 137 का प्रयोग करते हुए, अब अगर आप देखेंगे आर्टिकल 137 तो समीक्षा करता है, समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने जो है निर्णय की समीक्षा कर सकता है, अपने निर्णय की क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है 137 का प्रयोग करके। अभी इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका हिस्सा ही नहीं है बेरुबारी केस में, लेकिन फिर जैसे ही केशवानंद भारती केस आता है 1973 वाला, कहता है कि भैया ये संविधान का हिस्सा है, इसके पास कोई सर्वोच्च प्राधिकार नहीं है, लेकिन यह संविधान के कानून और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है ना। कहता है ये लीगल तो नहीं है कि जो है इस आधार पर आप कहीं चुनौती दे देंगे, लेकिन ये संविधान का हिस्सा है, आप जो है संशोधन तो कर सकते हैं संविधान में, ऐसा नहीं कि अगर ये हिस्सा है प्रस्तावना तो संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर से संशोधन, आप बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। जैसे अगर ये एक कमरा है तो इस कमरे की आप दीवारें आप इधर का उधर कर सकते हैं, लेकिन इसके नींव को पूरी तरह से उजाड़ करके इस मकान को कहीं और शिफ्ट कर दें, ये नहीं संभव है, ठीक है। इसकी पुताई आप आज नीला से कल हरा से कर दीजिए, कल लाल से पीला से कर दीजिए, सब कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल स्ट्रक्चर को आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह से ये बात कही गई जो है केशवानंद भारती के सबसे बड़ी बेंच अब तक की बैठी थी, ठीक है। आगे देखिए, संघ सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया 1975। इसमें क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। उसी बात पर फिर मुहर लगा दी, एक तरह से इसके पास प्लस पॉइंट हो गया कि जो बात पिछले उसने कही थी वो सत्य है कि ये प्रस्तावना जो है इसका अंग है, बशर्ते हम इसमें संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल संविधान से छेड़छाड़, मूल तत्व से इसके छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, मतलब इस आधार पर कोई आप फैसला नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से मूल शब्द तो है, लेकिन जो है ये वाद के लिए आप इसको प्रयोग में ला करके कोई फैसला नहीं दे सकते हैं, ठीक है। SR बोम्मई कर्नाटक के आप जानते हैं, SR बोम्मई ये मुख्यमंत्री थे, और भारत संघ 1994। इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष हैं, और किसी भी धर्म से संबंधित लोगों के अंतरात्मा का समान स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म का पालन करने, मानने या प्रचार करने का अधिकार होता है, ठीक है। 25 से 28 आपने देखा ही अभी, आर्टिकल 25 से 28 में ये बात दी ही गई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए आगे है कि प्रस्तावना के संबंध में प्रमुख राजनीतिज्ञों के वक्तव्य क्या क्या है, थोड़ा देख लेते हैं इसे हम। देखिए सबसे पहले तो कहा जाता है संविधान की जो आत्मा है, अगर आप दर्शन देखना चाहते हैं, दर्शन, तो आप संविधान का दर्शन करना चाहते हैं तो या तो पूरा संविधान पढ़िए, तब आप बातों को ठीक ढंग से जान पाएंगे, या तो फिर संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि संविधान की क्या है, प्रस्तावना क्या है, आत्मा है। दूसरी बात है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य जो KM मुंशी थे ने प्रस्तावना कहा कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल बताया। कौन? KM मुंशी ने। दूसरी वक्तव्य क्या है, संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना केशवानंद भारती में क्या कहते हैं, नहीं ये नहीं लिखा इसमें, इसको दर्पण कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ये जो है संविधान का क्या है, दर्पण है, संविधान का क्या है, दर्पण है, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा, इसमें कुछ चीजें छूटी लग रही हैं हमें, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो कुंजी वाली बात है ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है, ठीक है।
जो कुंजी वाली बात है ये अर्नेस्ट बारकर ने, अर्नेस्ट बारकर, ठीक है। ये दर्पण बोले हैं कि संविधान का ये दर्पण है, न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना के संबंध भारतीयवाद में 1973 में, और प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा है, तो अर्नेस्ट बारकर ने कहा। क्लियर है। आगे देखिए, प्रसिद्ध न्यायविद जो है पालकी वाला, जो एक समय था कि समझ लीजिए कि कोई भी केस आता था तो पालकी वाला के पास ही जाता था, जैसे इस समय कपिल सिब्बल बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये इन्हें एक तरह से मजबूत वकील के रूप में जाने जाते थे, लॉयर थे ये। तो प्रस्तावना में उन्होंने क्या कहा था, परिचय पत्र कहा कि भैया जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का क्या है, परिचय पत्र है, आईडी कार्ड, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर, ये हम इससे बताना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। बहुत छात्रों ने क्वेश्चन किया कि सर इसका अर्थ बताइए। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप जानते हैं कि ये थोड़ा रूखापन भाव आता है, ठीक है। ये एक तरह से धर्म के मामले में तटस्थ रहता है, कहता है कि हमारे यहाँ सभी धर्म जो है समान है और हम किसी धर्म को, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है। देखिए, राज्य धर्म के बीच स्पष्ट दूरी बनाए रखते हुए राज्य की सभी धर्मों के क्या रहता है भैया, तटस्थ रहता है और असंगत रहता है। जबकि पंथ निरपेक्ष क्या रहता है, आत्मीयता वाला भाव इसमें है, राज्य सभी धर्मों का, उनके संप्रदायों का, संप्रदाय मतलब उनके जो अंदर की विचारधाराएं होती हैं उसमें उनके प्रति क्या रखता है, समान आदर रखता है और समान भाव रखता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म, यानी उसके जो मार्ग, जैसे अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो उसके अंदर आप देखते हैं शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शक्ति, है ना, कृष्ण आदि आप देखते हैं हिंदू में। इस्लाम में देखते हैं शिया और सुन्नी हो जाते हैं। बौद्ध में देखते हैं हीनयान और महायान देखते हैं आप। इसमें आप देखते हैं हीनयान, महायान, ठीक है। इसी तरह से आप जैन में देखते हैं श्वेतांबर, दिगंबर, है ना। उसी तरह से सिख में देखते हैं जो है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट आदि, है ना। पंथ शब्द का प्रयोग किसी भी धर्म के विभिन्न संप्रदायों या अनुयायियों के मार्गों से होता है। जो पंथ होता है उसमें जो विचारधाराएं हैं उसमें होता है, ठीक है, उसके अंदर की विचारधाराओं से होता है पंथ। इसलिए सभी पंथों का मतलब है सभी धर्म और उनके अंदर की विविध विचारधारा या संप्रदाय। प्रस्तावना का उपयोग क्या है, देखिए उपयोग है कि संविधान के सार और उद्देश्य को बताना। आपको संविधान का दर्शन करना अगर है, संविधान का क्या करना है, दर्शन, है ना। दर्शन शास्त्र आप पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह संविधान का जो दर्शन करना है तो आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आप उनके मूल तत्व को समझ जाएंगे कि संविधान चाहता क्या है। हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनकी क्या क्या भावनाएं थीं, इसमें आपको दर्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, प्रस्तावना संविधान के मूल तत्वों और उद्देश्यों को सारांशित करती है, सारांश देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान क्यों बनाया गया, है ना। अगला है कि न्यायपालिका को ये मार्गदर्शन देती है। देखिए आपने केशवानंद भारती 1973 में दिया आपने, ठीक है। न्यायालय संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना का उपयोग एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में करता है। अगला है, नागरिकों को ये क्या करती है, प्रेरित करती है। यह प्रस्तावना नागरिकों को उनके अधिकारों, भाई यही है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सब की बात करता है और उनके कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करती है और उन्हें एक मजबूत समृद्ध राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, अभिप्रेरित करती है। अगला है, सरकार के लिए दिशा निर्देश है। प्रस्तावना सरकार को कल्याणकारी नीतियों और न्यायपूर्ण शासन की ओर मार्गदर्शित करती है। आपने देखा पिछले में जितने न्याय हैं, जितने आपके अधिकार हैं, सब कहाँ से मिल रहे हैं, भारत की प्रस्तावना से मिल रहे हैं। मूल संरचना का हिस्सा है संविधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संविधान को मूल संरचना का हिस्सा माना। केशवानंद भारती 1973 में आपने पढ़ ही लिया इसको। अंग माना जिसे कि बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर आप इसके बदलना है तो इसके मूल जो तत्व हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कानूनी बाध्यता का अभाव है, इस आधार पर आप कोई केस को नज़ीर बना करके पेश नहीं कर सकते हैं। यद्यपि प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, यह अपने आप में कोई अधिकार प्रदान तो नहीं करती और न ही सीधे तौर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, फिर भी हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ये यहीं पर समाप्त होता है। हमने बहुत तेज़ी से समाप्त करने का प्रयास किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ठीक है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे हम उसको क्वेश्चन को बनाकर आपके सामने फिर प्रेस करेंगे। इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाई गई है आपके राज्यपाल से संबंधित लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं हम उसको बना लिए हैं। अगली वीडियो में हम आपको राज्यपाल से संबंधित सभी क्वेश्चनों की व्याख्या विस्तृत जानकारी के साथ देंगे और साथ में इस टॉपिक की भी जो क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम
ठीक ढंग से पढ़ेंगे ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन आए अगर किसी परीक्षा में तो छूट नहीं पाए। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।